तो इस वीडियो में अब अपन बात करने वाले हैं एटम एंड न्यूक्लियाई की, और एटम एंड न्यूक्लियाई के भी वो पर्टिकुलर जोन में जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूले देखेंगे और फॉर्मूले के बाद अपन क्वेश्चंस देखेंगे, और ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट 3 ईयर में एनटीए ने जेईई में पूछे हैं और ये सीयूईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन ये उठता है अपने लिए कि बाबा जी आप क्या इन पर्टिकुलर चीजों की बात कर रहे हो, आप कुछ चीजें छोड़ रहे हो। हां बिल्कुल छोड़ रहा हूं, क्योंकि अब मेरे पास कुछ लोगों के लिए 8 दिन, कुछ लोगों के लिए 30 दिन, बहुत कम टाइम बचा है, और उस टाइम में मुझे वो चीज देखनी है जहां से श्योर शॉट, जहां प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं उस जोन की तरफ जा ही नहीं रहा जहां प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। भाई दिमाग पर ज्यादा लोड नहीं दे पाएंगे, नहीं तो हम जहां स्कोर कर रहे थे हम वहां तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर अपन लोग फॉर्मूलाज देखें, ये फॉर्मूलाज याद हो जाने चाहिए, डेरिवेशन नहीं करना है, इतना टाइम अपने पास नहीं है। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में जो रेडियस इलेक्ट्रॉन की होती है वो होती है 0.529 n स्क्वायर बाय z इन एंगस्ट्रॉम। जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो होती है 2.2 इंटू 10⁶ z बाय n। z क्या है? एटॉमिक नंबर। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर उस ऑर्बिट का नंबर, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, n। और टाइम पीरियड, अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो भाई उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसके अकॉर्डिंग अगर आप इन दोनों को यहां रखोगे तो आपको मिलेगा n³ बाय z²। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इसका उल्टा हो जाएगा z² बाय n³। क्वेश्चंस आए हैं यहां से, ध्यान से। इसके बाद एनर्जी, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, वो होती है -13.6 z²बाय n²। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरी टोटल एनर्जी है, तो +1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इन दोनों की जो एनर्जी होगी उसका डबल हो जाएगी, क्योंकि 2 का आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का जो हाफ होता है वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद 1/λ, जो अपने पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था जिसमें अपन ने बहुत सारे लेवल्स की बातें की थी। फर्स्ट ऑर्बिट की हाइड्रोजन के लिए एनर्जी होती है -13.6, सेकेंड के लिए होती है -3.4। इसमें रखते जाओ, आंसर आता जाएगा -1.51, -0.85। अगर यह हाइड्रोजन की जगह कोई और एलिमेंट होता तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको z² से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे सपोज करो मैं हीलियम की बात कर रहा हूं, तो हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, हर एक में 2 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई। लिथियम की बात कर रहा हूं तो हर एक में 3 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई। इसी तरह से अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी अपन एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें z² का मल्टीप्लाई होता है, और हाइड्रोजन के लिए होता है 1, बाकियों के लिए 1 नहीं होता, ध्यान से। इसके बाद ये जो फॉर्मूला है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएगा या लोअर ऑर्बिट में आएगा, हायर में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, लोअर में आएगा तो एमिट करेगा। कितनी वेवलेंथ एमिट करेगा? 1/λ इज इक्वल टू RZ², 1/n1² -1/n2²। ये हमारा फॉर्मूला है, और ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in the ground state of orbit in a hydrogen atom is 1.6 into 10 to the power -16 second. The frequency of revolution of the electron in the first excited state. First excited state का मतलब होता है n is equal to 2। क्यों? क्योंकि एक ऊपर है ना। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 3। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर अपन को क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n इज इक्वल टू 2, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला या फ्रीक्वेंसी, जिसका भी फॉर्मूला याद हो, क्योंकि मुझे यहां पर दिया हुआ था टाइम पीरियड, तो मैं गया टाइम पीरियड के फॉर्मूले की तरफ। अब देखो z तो इस बार सेम है भाई, z सेम है क्योंकि एलिमेंट वही है, तो इसका मतलब है टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n³। तो मेरे पास हो जाएगा T2/T1 इज इक्वल टू n2/n1 का क्यूब। अब T2/T1 दूसरे वाले ऑर्बिट सेकंड वाला है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, n की वैल्यू हो गई 2, फर्स्ट वाले के लिए n की वैल्यू हो गई 1। सो ये आ जाएगा T2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ T1। अब सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड। अब ये तो अपने पास 2 है ना भाई, सो T2 की वैल्यू क्या है? 8 टाइम्स ऑफ T1।
T1 कितना दिया था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -16 रख दो, आंसर आ गया। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ रहा है 7.8 इंटू 10 टू द पावर 14 और ये अपने पास ऑप्शन कहां पर मिलेगा, ये ऑप्शन है बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सोच को डेवलप करो, टाइम पीरियड दिया था, फ्रीक्वेंसी मांगी थी, तो भाई दूसरे वाले का भी टाइम पीरियड निकाल के 1 कर दो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बहुत सिंपल होते हैं, जो फॉर्मूले दिए हैं उसी फॉर्मूले को बेस बनाकर आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। इसके बाद पूरे क्वेश्चंस देखना जरूरी है। टेकिंग द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बाल्मर लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट बाल्मर लाइन मतलब कि जस्ट ऊपर वाले से आ रहे हो, बाल्मर मतलब n इज इक्वल टू 2 में आप आ रहे हो, और फर्स्ट मतलब जस्ट ऊपर वाले से आओगे तो 3 से आ रहे हो, एज 660 नैनोमीटर। द वेवलेंथ ऑफ सेकंड बाल्मर लाइन मतलब कि सेकंड बाल्मर लाइन बता दिया उन्होंने, 4 से आप किस में आ रहे हो, 2 में आ रहे हो, तो उस केस में बताओ आप कितनी होगी। तो लैम्डा के बारे में और n1 n2 दे रखा है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ ना। मैंने आज जानबूझ के ज्यादा थ्योरी नहीं लिखी क्योंकि मैं अब चाहता हूं कि तुम लोग वो फॉर्मूले को याद करो। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। सो 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर, कहां से कहां जा रहे थे, 3 से 2, तो n1 हो गया 2, n2 हो गया 3। n1 हमेशा छोटा, n2 हमेशा बड़ा। सो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो 5r/36। फिर क्या हुआ, फिर आप कहां से कहां गए, फिर आप गए 4 से 2 में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, सॉल्व किया तो 3r/16। जैसे ही आपको कहा गया था, आपको क्या कहा गया था कि लैम्डा 2 निकालो, क्योंकि आपको लैम्डा 1 तो यहां पर दिया हुआ था, ठीक है। सो अगर आपको लैम्डा 2 निकालना था और लैम्डा 1 दिया हुआ था, दोनों को डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5r/36 डिवाइडेड बाय 3r/16। आपको लग रहा होगा बाबा जी थोड़ा तेज जा रहे हो, हां तेज जा रहा हूं, जानबूझकर तेज जा रहा हूं क्योंकि हमें टाइम बचाना है। आपके पास ऑप्शन है, आप थोड़ा सा मुझे स्लो कर सकते हो, जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं। और फॉर्मूलाज को ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं ले जा रहा हूं क्योंकि जितना तुम मेरे साइड से सीख जाओगे तुम्हें उतनी दिक्कत आएगी। थोड़ा सा फॉर्मूले पे जोर लगाओ, एक बार जाकर दोबारा से फॉर्मूला बुक देखो, चीजें सिंपल हो जाएंगी। डिवाइड जैसे ही किया सो ये आ गया लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, आर से आर कैंसिल, 16 इंटू 5 80, 3 इंटू 36 108। लैम्डा 1 को इधर ले गए, 80/108 हो गया 20/27 और 660 उधर चला गया क्योंकि पहले वाली की वेवलेंथ दी हुई थी। लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई 488.9। 488.9 बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पीडीएफ नीचे है, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइमन सीरीज इज न्यू वन। सीरीज लिमिट का मतलब होता है कि आप आ रहे हो इंफिनिटी से, ठीक है। सो मैं फ्रीक्वेंसी में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं वेवलेंथ में इंटरेस्टेड हूं, तो मैंने कहा लाइमन के लिए 1 अपॉन लैम्डा एल इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर, तो यह आ गया आर। देन द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ फंड सीरीज। फंड सीरीज की क्या होगी, पी फंड नहीं है ना, फंड, फंड सीरीज की क्या होगी, तो 1 अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू आर। इसके लिए फंड सीरीज के लिए एन क्या होता है 5 स्क्वायर माइनस इंफिनिटी r/25। सो मैं यहां पर इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास लैम्डा पी अपॉन लैम्डा एल कितना निकल के आने वाला है, ये निकल के आने वाला है r अपॉन r/25 यानी 25:1। अब मुझे तो फ्रीक्वेंसी का रेशो निकालना था, देखो गौर से, मुझे तो कहा गया था कि आपको फ्रीक्वेंसी का रेशो बताना है या नई वाली फ्रीक्वेंसी बतानी है फंड की। तो भाई मुझे अगर फ्रीक्वेंसी का रेशो निकालना है या फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यहां पर यार मुझे क्लियरली दिख रहा है ना यार, ये क्या दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। लैम्डा पी बाय लैम्डा एल 25 है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के उल्टे हैं, तो फ्रीक्वेंसी का FL अपॉन FP इसका उल्टा लैम्डा पी बाय लैम्डा एल हो जाएगा विच इज 1/25 हो जाएगा। और इससे अपना आंसर क्या निकल के आया, अपना आंसर निकल के आया कि FL इज इक्वल टू FP अपॉन 25, यानी कि लाइमन का फंड का अपॉन 25 होगा, या फिर इसी चीज को ऐसे लिखो फंड का 25 टाइम्स ऑफ लाइमन होगा, मतलब 25 टाइम्स ऑफ लाइमन होगा। आंसर इज ए अल्लू। पीडीएफ नीचे है, टेंशन मत लो, समझ में आना चाहिए, बहुत आसान था। मैं वेवलेंथ के टर्म्स में गया और वेवलेंथ में टर्म्स में जाने के बाद मैंने उसको फ्रीक्वेंसी के लिए उल्टा कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सम एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर शोन इन दिस द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2। भैया अपन को पता है, क्या पता है? डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। पहले वाले के केस में, लैम्डा 1 के केस में आप E1 ई से आप कहां आ रहे हो? 2E में आ रहे हो। तो ये हो जाएगा आपके पास E1 माइनस E2 इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 1। ई से आप 2E में आए तो ये हो गया दिस माइनस दिस, और माइनस में तो है ही, तो इसीलिए माइनस का ई माइनस माइनस का 2E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 1। ये आ गया E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 1, लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई एच सी बाय ई। ठीक है, अब दूसरे वाले केस में आप कहां से कहां आ रहे हो? माइनस ई से -4/3E आ रहे हो। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ दिस माइनस दिस, ये एनर्जी का जो डिफरेंस है, वो एनर्जी का डिफरेंस कितना हो जाएगा? माइनस का ई माइनस माइनस का 4E/3 इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 2। सॉल्व किया तो E/3 इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 2। लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3hc/e। हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था रिलेशन। हमसे यह कहा गया था कि लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 क्या होगा। तो यार लैम्डा 1 आ चुका है, लैम्डा 2 आ चुका है, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 1:3। यानी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एज एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, मतलब हायर से नीचे लोअर में आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा? हाइड्रोजन का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? सुनो मेरी बात, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अपने हाइड्रोजन को याद करो। -13.6, -3.4, -1.51, -0.85। जब भी आप ऊपर से नीचे आओगे एनर्जी आपकी कम होगी। आप कहोगे वैल्यू तो बढ़ रही है। भैया माइनस में बढ़ रही है ना, तो एनर्जी कम होगी, मगर काइनेटिक एनर्जी तो मैग्नीट्यूड होती है, तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी। सो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है तो कम होगी, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है तो कम होगी, मगर काइनेटिक एनर्जी जब आप हायर से लोअर में आओगे तो बढ़ेगी। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, गलत। काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, गलत। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बट पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीजेस, बिल्कुल सही। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीजेस, ये तो हो ही नहीं सकता था। सो इसका मतलब है, इसका आंसर है सी, काइनेटिक तो बढ़ेगी। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से, काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल और टोटल कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एंड डबली आयनाइज्ड लिथियम। क्यों बोल रहा है सिंगली आयनाइज्ड हीलियम या डबली आयनाइज्ड लिथियम? उसका एक सिंपल लॉजिक है, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही हमारा बोहर्स मॉडल वैलिड है। ठीक है, अब आपसे यह कहा गया ऑल आर have one electron around the nucleus, consider the transition from n is equal to 2 to 1। अगर n is equal to 2 से 1 आप आ रहे हो तो लैम्डा हो जाएगा rz स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। इस केस में जो वेवलेंथ निकली, हाइड्रोजन की लैम्डा 1, ड्यूटेरियम की लैम्डा 2, हीलियम की लैम्डा 3, लिथियम की लैम्डा 4 है। तो आपसे यह कहा गया देन अप्रोक्सीमेटली विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शंस ये थे, मतलब वेवलेंथ के टर्म्स में आपको अपना आंसर देना था। अब सुनो, अगर हम देखें तो ये पूरी चीज कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, मतलब लैम्डा और जेड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। लैम्डा अगर जेड स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिसका जेड ज्यादा उसका लैम्डा कम। अब अगर आप गौर से देखो तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का जेड तो सेम है। इसका मतलब है अगर मैं यहां पर रेशियो वाइज देखूं तो लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2 इज टू लैम्डा 3 इज टू लैम्डा 4 इज इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर। हीलियम के केस में ये 2 होता है जेड, इसीलिए 1/2 का स्क्वायर, और लिथियम के केस में जेड 3 होता है, इसीलिए 1/3 का स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दूं तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इक्वल आ जाएंगे। अगर मैं यहां पर 1 और 3 को इक्वेट करूं, लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 3, तो ये आ जाएगा 1/1 स्क्वायर इज टू 1/4। तो अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं, लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 3 इज 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4, यानी लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 3 इज इक्वल टू 4, यानी लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा 3। अब यहां पर अपन लोग इक्वेट करें अगर,
तो देखो यहां पर क्या दिख रहा है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 पहले इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा। मुझे आगे करने की जरूरत ही नहीं थी यार, सीधे सीधे ऑप्शन दिख रहा था। बट एक और चीज मैंने क्रॉस चेक कर ली कि क्या 4 लैम्डा 3 आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब है आंसर है सी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम मेक ट्रांजिशन फ्रॉम द एनर्जी लेवल विद क्वांटम नंबर n टू अनदर विद क्वांटम नंबर n-1 इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू। भैया यहां पर अपने पास अपन को पता है, मैं सॉल्व करके भी लेके आऊंगा, तो भी फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, यानी कि इस केस में आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला बताया था n क्यूब, ध्यान से। Okay, next, hydrogen atom is excited from ground state to another state with principal quantum number 4. Then number of spectral lines in the emission spectrum will be, कितनी spectral lines निकलेंगी? तो कितनी निकलेंगी? तो देखो भाई, अगर आप कहां से कहां जा रहे हो, अगर आप 1 से 4 जा रहे हो, तो ये दोनों जो भी हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। 1 से 4 है तो 4 - 1, ये आ गया आपके पास n। और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला ऐड कर लो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं n इंटू n+1/2। दोनों जिस लेवल से जिस लेवल पे जा रहे हो उसका डिफरेंस निकाल दो। 1 से 4 जा रहे हो तो डिफरेंस आ गया 4 - 1 3, सो 3 इंटू 3+1/2, आंसर इज 6। दैट्स इट, आपका आंसर इज 6। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन लिथियम डबल पॉजिटिव फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड। भैया मैं लिथियम के लिए करूंगा ही नहीं, मैं इसको आपको बिल्कुल नए तरीके से दिखा रहा हूं, मैं हाइड्रोजन के लिए करूंगा। हाइड्रोजन का मुझे याद है, अगर हाइड्रोजन का याद है तो फर्स्ट से थर्ड जाना है, तो एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 12.1। मैंने कहा था जब भी आप हाइड्रोजन के अलावा किसी में जाओगे तो Z² का मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप हाइड्रोजन के केस में 12.1 है तो लिथियम के केस में 12.1 इंटू Z², Z है 3 का स्क्वायर 9, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 108.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर इज बेसिकली बी। तो ये हमारे वो क्वेश्चंस थे जो हमें आने चाहिए। क्यों? और मैंने इसमें तुम्हें अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी दी हैं, बीच में बूटीज भी दी हैं, वो भले ही बोला नहीं हो मगर मैंने दी है। जैसे Z² का मल्टीप्लाई, स्पेक्ट्रल लाइन वाला क्वेश्चन, जब मैंने लैम्डा वाला क्वेश्चन किया, जब मैंने फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन किया, इसीलिए इन सारे क्वेश्चंस को करना जरूरी है। ये लास्ट के 3 साल में अच्छे आए हुए क्वेश्चनों में से क्वेश्चंस थे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आगे भी बनते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स के साथ। इस वीडियो में तो बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड जय हो।